हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का एक सॉल्व पेपर। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कितने पोर्शन में आता है, कितने भाग में आता है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं। पहला हमारा सॉल्व पेपर 2024 का करा रहा हूँ मैं। इसके बाद 23 का कराऊंगा, 22 का कराऊंगा। ऐसे ही मैं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपका पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए, हमारा पहला भाग है हिंदी। तो हिंदी भाग में हमारा पहला प्रश्न, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो आपने सुना होगा वाक्य कुछ प्रकार के होते हैं, जिनमें यह वाक्य दिए गए हैं आपको चार टाइप के, जैसे इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक और विस्मयादिवाचक। तो ये होते क्या है? तो हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानवाचक। अब विधानवाचक कैसे? श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। यह वाक्य विधानवाचक है, मतलब फिक्स था। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना प्राप्त हो, जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं इच्छावाचक क्या कहलाते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कोई की इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का बोध होता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय, यह मेरी इच्छा है कि आप कहीं जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आपकी यात्रा मंगलमय। अब आज्ञावाचक, इसमें आपको समझ में आ रहा है किसी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश टाइप का कुछ होगा। तो जैसे चलो, अब आपने मोबाइल बहुत चला लिया, अब थोड़ा पढ़ लो। यदि मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं? इसमें आश्चर्य, शोक, घृणा या हर्ष, ऐसे मन के अंदर के भावों का बोध होता है। जैसे अरे आप भीग गए, अचानक से यदि हम चौंक कर कोई बात कहते हैं, तो इस टाइप के वाक्य में आपका विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, और इसका यह निशान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? अपन को चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो शुद्ध वाक्य हमको छांटना है। तो आप देखिए, शुद्ध वाक्य में पहला ऑप्शन है आप सकुशल होंगे, दूसरा है आप सकुशलता पूर्ण होंगे, तीसरा है आप सकुशल से होंगे, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आप सकुशल होंगे। अपन किसी से पूछते हैं तो अपन कैसे पूछते हैं? आप सकुशल होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, धीरज का तत्सम शब्द क्या है? तो एक होता है तत्सम, मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ। एक होता है तत्सम। तो तत्सम कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं संस्कृत वाले शब्द। ठीक, वो शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में उपयोग किए गए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। अगला है तद्भव। तो तद्भव क्या कहलाता है? तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हिंदी के हैं। ठीक, हिंदी भाषा के शब्द हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। तो आप याद रख लें, तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी। चलिए, तो धीरज का तत्सम मतलब संस्कृत वाला, तो आप देख रहे हैं धैर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, धीरज का तत्सम शब्द धैर्य होगा। धैर्य तत्सम के संस्कृत शब्द होते हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे धरित्री एक तत्सम शब्द है और धरती एक तद्भव शब्द है। अच्छा, मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि तत्सम की पहचान क्या है। जैसे शब्द है तत्सम, तत्सम मैंने आपको बताया संस्कृत। तो आपने देखा होगा राखी रेप जो ऊपर लगती है, जैसे धैर्य में लगी है। ठीक है, यह राखी रेप यदि लगी है तो आप कहेंगे यह संस्कृत का वर्ड है। और आपने देखा होगा ताम्र, ये नीचे वाली जिसको अपन राखी रेप पढ़ते हैं नीचे, ये भी एक संस्कृत शब्द है। ठीक, तो ये वाली राखी रेप हो गई, ये वाली राखी रेप हो गई, और एक अपन लिखते हैं ऋषि, है ना, इस टाइप से लिखते हैं जो नीचे राखी रेप लगी रहती है ना, रा ऋषि का भी संस्कृत शब्द है। ठीक है, और हम बात कर लें अमृत। हाँ, अमृत की बात कर लें तो ये नीचे जो राखी रेप लगी हुई है माँ के नीचे, तो अमृत भी संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो यात्रा त्रिशूल का भी आ जाए तो वो संस्कृत है। ठीक, अब मैं बात करूँ पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब का खा घा घाड़ा, जो पांचवें नंबर पे आते हैं बिंदी वाले शब्द, ऐसे भी संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नव नभ के नव विहान वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छा, तो आपको पहले अलंकार पता होना चाहिए। तो जितने इसमें आ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो आपको केवल अलंकार की प्रोवाइड करा दूंगा।
तो नव नव के नव वृंद विहान को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो एक ही पंक्ति में, तो वह हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे इसमें किस वर्ड की हुई है? ना की और वा की। आपने देखा है नव नव के नव विहान वृंद, 4 बार ना आया है, और वा 3 बार आया है, 4 बार आया है, तो इस प्रकार से है अनुप्रास। हमारा दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहलाता है? एक ही शब्द काव्य में एक से अधिक बार आता है तथा प्रत्येक जगह उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे कर, कर बंधन कोल सब, कर पूजन काज। तो पहला कर मतलब होता है हाथ, तो दूसरा कर मतलब होता है किसी काम को करना। हमारा अगला है उपमा अलंकार। अच्छा, आप याद रखें उपमा मतलब तुलना, ठीक, आप ये याद रखें उपमा मतलब क्या होता है? तुलना, ठीक। किसी वस्तु की उसके विशेष गुण या क्रिया स्वभाव आदि की समानता के आधार पर यदि समानता स्थापित की जाए या तुलना की जाए तो कैसा हो जाएगा? वो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये भाव के बंधन फंद से मुझको अकुलाते हैं, ठीक, इस प्रकार से आप, ठीक, उपमा कर सकते हैं। अब एक रहता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना मतलब एक जैसे शब्द रहेगा, केवल एक शब्द रहेगा और उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी चोर, ठीक है। अब मैं आपको अलंकार की अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो आपको पता होगा 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। चलिए, हम देख लेते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। उसी वर्ष 14 सितंबर को, कब से? 1949 से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश के कार्यालयों राजकाज में भाषा में प्रयोग होने वाली राजभाषा कहलाती है। आपको पता है राजभाषा मतलब राज की भाषा। यह संविधान की धारा 343(1) के अंतर्गत हिंदी के संघ की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बताएं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यय, एक होता है आपका उपसर्ग। तो आप याद रख लें प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय से आप देखें पीछे, प्रत्यय कहाँ लगेंगे? पीछे। तो उपसर्ग मतलब आगे, तो आप ऐसे याद कर लें, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। जो शब्द पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं और जो शब्द आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आप देखिए प्रकाशित, प्रकाशित में क्या है? तो पूरा शब्द निकला प्रकाश और पीछे बचा इत, तो हमारा प्रत्यय होगा इत प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर विशेष परिवर्तन करें। अच्छा, जैसे अच्छा धन ई, तो अच्छाई, तो अच्छाई में प्रत्यय क्या है? ई। अब हम बात करें सामाजिक, तो सामाजिक में आप इसको इम्पोर्टेंट डालें सबसे पहले। सामाजिक में हमें पूरा शब्द कैसा मिल रहा है? समाज, ना कि सामाज। तो आप ऐसा भी रखें, है ना। ये समाज जो है ये गलत है, हमारा सही शब्द क्या है? समाज। तो ये कैसे टूटेगा? समाज धन एक। आप देख रहे हैं छोटी ई में टूटा, समाज धन एक। अब हमें अगला प्रश्न है सही वर्तनी बताइए। तो सही वर्तनी में आपने देखा होगा ऐतिहासिक कैसे लिखते हैं? ए एड़ी का, ठीक, ता में छुट्टी की, हाँ में आ की, सा में छुट्टी की और का। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास से संबंधित शब्द, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है महेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं। अच्छा, महेश आपको पता होगा भूतनाथ, मतलब शिव जी को महेश कहते हैं। त्रिलोचन जिनके 3 नयन थे, ठीक, या 3 आँख थी, उनको कहते हैं। पशुपतिनाथ आपको पता है महादेव जी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीपति। महेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? श्रीपति। अतः श्रीपति कौन है? तो श्रीपति विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। और इनके पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मीपति, कमलापति, पीताम्बर, उपेंद्र, गोपेन, दामोदर। यह इस प्रकार आपके विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिर घोट मुठ पर चुटिया थी लहराती, सी थोंद लटक कर घुटना को छू जाती। यह पंक्ति में कौन सा रस है?
तो हमारे रसों की बात हो रही है। तो आपने देखा ये एक हास्य टाइप की कविता है, तो यह कैसा है, हास्य रस है इसमें, इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। ठीक। अब विकृत वेशभूषा, आलम्बन, अनोखी उद्दीपना, हर्ष, चपलता भावों के कारण अत्यंत हास्य की या हंसी की यदि निष्पत्ति होती है तो वहाँ हास्य रस होता है। तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण विकृति, वेशभूषा, चेष्टा में हास्य रस होता है। अब हमें पता होना चाहिए रस। तो रस में आपको कुछ के स्थायी भाव लिखे हुए हैं, आप उनको देख लें। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, आप इसके बाजू में लिख लें, अद्भुत का आश्चर्य भी होता है। ठीक। अगला है श्रृंगार। श्रृंगार का याद रखें रति, आपका पेपर में यह पूछा जा सकता है, श्रृंगार का रति। हमारा अगला प्रश्न, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट है, इसमें विशेष क्या है। अच्छा, दो चीज होती है, एक विशेष और दूसरा विशेषण। तो विशेष क्या होता है, विशेष होती है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आप देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है, टमाटर, तो इसमें विशेष क्या है, टमाटर। तो आप ऐसा याद रखें, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होंगे। ठीक। और जिससे विशेषणा बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, इसमें विशेषण बताने वाले शब्द कौन से, तो लाल। आपको पता है टमाटर कैसे लाल है, तो आप देखिए ये लाल जो है ये कैसा है, ये विशेषण है। ठीक। और संज्ञा, टमाटर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही। ठीक है, तो विशेषण क्या कहलाते हैं, जो भी किसी की विशेषता बताए, है ना। चलिए, ये लिखा हुआ है विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है विशेष्य कहलाते हैं, और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की विभक्ति। तो सबसे पहले मैं इधर आपको लिख देता हूं, तो आप एक बार याद कर लें। आपने सुना होगा कारक रचना, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक। इसके बाद अपादान से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भी अपादान से है और ये करण से है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो अपादान से में आप लिख लीजिए अलग होने की स्थिति। कैसे, अलग होने की स्थिति में अपादान से। ठीक। अब संबंध, संबंध आप लिख लीजिए, संबंध मतलब काके की रारेरी। ठीक, ये वाले शब्द आपके में आएंगे जब किसी का किसी से संबंध बताया जाता है। तो संबंध, जैसे राजा की पुत्री, राजपुत्री, तो संबंध बता रहे हैं। ठीक है। और अधिकरण में राष्ट्र में रहता है, अधिकरण में पर। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न अधिकरण, तो अधिकरण में मैंने अब भी बताया था आपको, मैं पर, अधिकरण में पर विभक्ति है। जिस शब्द के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। किस पर आधार का बोध होता है, जैसे पक्षी पेड़ पर है, ठीक, और राज कमरे में है, तो दोनों शब्द आपने देखे हैं, मैं और पर, मैं और पर, तो अधिकरण में या पर। हमारा अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा जी। अच्छा, नर्मदा जी, तो हम बात करते हैं नर्मदा जी की लंबाई कितनी है। तो यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की लंबाई कितनी है, तो इसका 1077 किलोमीटर जो है नर्मदा जी की कुल लंबाई। अब यदि मैं आपसे बात करूं कुल नर्मदा जी की लंबाई कितनी है टोटल, तो आप याद रखें 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर आपके नर्मदा जी की कुल लंबाई। हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो कितनी है, 1077 किलोमीटर। ठीक। अब ये आपसे बोल रहे हैं धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर है, कहाँ है, किस शहर में है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इस प्रपात की लंबाई, ऊंचाई लगभग 10 मीटर। ठीक। संगमरमर, यदि आपको संगमरमर का काम देखना है, ठीक, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे जबलपुर में आना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न, कृतक शब्द का विलोम। अच्छा, विलोम शब्द क्या कहलाते हैं, तो विलोम होते हैं उल्टे।
ठीक, विलोम मतलब होता है उल्टा। तो विलोम कृतज्ञ का, तो कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो उपकार मानता है, कृतज्ञ मतलब जो उपकार नहीं मानता है, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द होगा। अब नीचे आपके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। दानवीर दान करने वाला, और कृपण दान लेने वाला, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ऊधो का लेना न माधो का देना। यह एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? तो ऊधो का लेना न माधो का देना, मतलब हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, किसी के दूसरे के काम में बार बार टोका टाकी नहीं करना चाहिए। ऊधो का लेना ना माधो का देना एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है अपने काम से काम रखना। वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन कॉलेज में ज़्यादा किसी से कुछ बात नहीं करता, उसका तो यही काम है कि ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब कोई क्या कर रहा है ऐसे हमसे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आपने सुना होगा रामचरितमानस एक ग्रंथ है जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। कब की थी? तो 16वीं सदी में रचना की थी। यह किस भाषा में है? अवधी भाषा में लिखी गई है। एक राम काव्य है जिसके नायक कौन थे? पुरुषोत्तम राम जी थे। उत्तर भारत में ये एक लोक प्रसिद्ध काव्य था जिसका पाठ प्रतिदिन किया जाता है। ठीक, अब महाकाव्य की बात कर रहा है। महाकाव्य में कितने कांड होते हैं? तो आप याद रखना 7 कांड। कौन कौन से कांड? बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, और उत्तर कांड और अयोध्या कांड। इनका क्रम कैसा है? सबसे पहले होता है बाल कांड, इसके बाद अयोध्या कांड, फिर होता है आपका अरण्य कांड, फिर होता है किष्किंधा कांड, फिर होता है सुंदर कांड, फिर होता है लंका कांड या युद्ध कांड, और हमारा लास्ट होता है उत्तर कांड। इस प्रकार 15 प्रश्न आपके हिंदी पोर्शन में थे। अब हम चालू करते हैं अंग्रेजी का पोर्शन। तो अंग्रेजी कौन से नंबर पे? भाग 2 पे अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए अंग्रेजी पर हम चलते हैं, भाग 2। तो माय ब्रदर इज SDO। अच्छा, तो पहला प्रश्न है हमारा आर्टिकल से रिलेटेड, तो इसमें आएगा एन। ठीक, एन हमारा उत्तर होगा एन SDO। अच्छा, आपने आर्टिकल पढ़े हों लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो, इस वीडियो में आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा हमारे स्वर, अंग्रेजी के स्वर कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। और आपको बताया गया होगा यदि ये आते हैं पहले नंबर पे तो आपका एन लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अंग्रेजी के हमें वॉवल्स स्वर नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? हमें हिंदी के स्वर देखने। किसके स्वर देखने? हिंदी के स्वर। और हिंदी के स्वर में हमें कहाँ से कहाँ तक देखने? आ से लेके आहा दो बिंदी तक। यदि आप ये समझ गए बात तो आपके आर्टिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। अब जैसे प्रश्न, माय ब्रदर इज डैश SDO, तो SDO में आप लिखें SDO। तो AAD का स्वर है या व्यंजन? तो हमने देखा स्वर, तो स्वर है इसलिए एन लगेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता, जैसे हम बात करें एक्सरे। एक्सरे आपने देखा होगा, एक्सरे होते हैं। एक्सरे में यदि आप AEIOU देखते तो आप ए या दा लगाते, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्वर की, हिंदी में स्वर। और जब भी हम एक्स लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और जब भी ऐसा लिखेंगे तो पहला वर्ड हमारा कैसा आ गया है? स्वर, इसलिए एन एक्सरे होता है। समझ गए आप? ठीक। आप अम्ब्रेला, ठीक, ऑरेंज, इस टाइप से कोई भी शब्द आ जाता है तो आपको देखना है आपके बोलने पर कैसा साउंड आ रहा है। यदि स्वर टाइप का साउंड आ रहा है तो आपका एन लगेगा, ठीक। और ए कहाँ लगता है? जहाँ एन और दा नहीं लगेगा वहाँ ए लगेगा, ठीक। अब दा कहाँ लगता है? तो दा का मैं बता दे रहा, जहाँ भी कोई एक चीज़ हो, यूनिवर्सल चीज़ हो, वहाँ एक चीज़ हो, वहाँ क्या लगेगा? दा। जैसे भगवत गीता केवल एक है, ताजमहल केवल एक है, कुतुब मीनार केवल एक, नर्मदा जी केवल एक है। तो इन शब्दों में दा लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पिक द ऑड वर्ड आउट। ऑड वर्ड मतलब अलग वर्ड छांटना है।
तो आप पिक्चर, पोर्ट्रेट, फोटो और फ्रेम। आपको पता है फ्रेम, फ्रेम अलग वर्ड है। क्यों है अलग वर्ड? क्योंकि पिक्चर, फोटो और पोर्ट्रेट ये सारे पिक्चर को जमाने के तरीके हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्लूरल शब्द। प्लूरल शब्द पूछा है इसने टेबुलर। तो आप याद रखें, इसमें केवल लास्ट में एक्स जोड़ दीजिए। एक्स यदि आप जोड़ देंगे तो यह इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। यह सिंगुलर है और केवल एक्स यदि जुड़ जाता है तो प्लूरल बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एंटोनिम्स होता है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते क्या है? एक होता है समानार्थी, एक होता है उल्टा। तो सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी और एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, है ना। तो आपका शब्द लिखा है संज्ञा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिसिमिस्टिक्स। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न, विच वन इज परपोशन। ठीक, तो परपोशन क्या कहलाता है? ओल्ड एंड इनटू स्टैंड। परपोशन ये स्पेलिंग देखिए, ये परपोशन नहीं, यह प्रपोजिशन लिखा हुआ है। ठीक है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती है? जो बीच में लगते हैं, जैसे ओल्ड एंड इनटू या तो आपका सही उत्तर होगा इनटू, प्रपोजिशन। ठीक है, इनटू हो गया। हमारा अगला प्रश्न, विच इज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस जिस एक लाइन का हिंदी में मतलब सही से निकले वो मीनिंगफुल कहलाएगा। यह परपोशन में पढ़ रहा था। यह गलत क्यों पढ़ रहा था? क्योंकि आप देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, प्रपोजिशन की स्पेलिंग ये लिखी है PREPOSITION। ठीक है, तो आप सही से पढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल क्या होगा? आई विल बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ। ठीक है ना, मैंने अपने लिए, खुद के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीदी है। ठीक है, यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें शब्द, ये शब्द दिए गए हैं, जैसे क्योर दिया गया है, प्रिविजन दिया गया है, एज दिया है, बेटर दिया है, देन दिया है। तो हमें इसका सेंटेंस सही बनाना। तो आपको पता होना चाहिए, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए, जैसे इन्होंने लिखा है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, यह आपका सही सेंटेंस होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न, गिव वन वर्ड। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक लाइन के लिए केवल एक वर्ड छांटना है। अ विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इज नॉट वांटेड। तो इसका सही उत्तर होगा वीट, ऑप्शन नंबर सी। अ विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड इज कॉल्ड वीट प्लांट। ठीक है, वीट प्लांट कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मीन्स नो वर्ड मीन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्पीक इन वेरी डायरेक्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफरिंग समवन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है मीना सेठ जया। मीना सेठ जया इज डांसिंग। ठीक, तो ये क्या है? ये स्पीच है। एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, क्या होती है? तो मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा। जैसे मैंने बात की, राम पत्र लिखता है, यह डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, मैंने आपसे सेंटेंस बोला है राम पत्र लिखता है, सीधी सीधी लाइन बोली है। ठीक, राम पत्र लिखता है, यह एकदम डायरेक्ट मैंने किसी को बताया। अब यदि मान के चले मैं इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो कैसा बोलूँगा? राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। बात वही है लेकिन थोड़ी सी मैंने उसे घुमा के बोल दी। ठीक है, लिखा जाता है। काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है, करता राम ही है, मैन आदमी सब्जेक्ट राम ही है। राम पत्र लिखता है, यह डायरेक्ट बोल दिए। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है ना, चलिए तो ऐसा ही मीना सेड जया स्थान से, तो इसका क्या बनेगा? मीना सेड दैट जया इज डांसिंग। अब मीना ने यह बात किसी और को बताई कि जया के द्वारा डांस किया जाता है। ठीक, इसका क्या था? मीना सेड जया इज डांस। मीना कहती है
जया डांस कर रही, ठीक। अब मीना के द्वारा कहा जाता है कि जया डांस कर रही है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। यह आपकी स्पेलिंग से आपको पता होगा, यदि आपकी सही स्पेलिंग है, आप बोलते सही है, लिखते सही है, तो आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। यह स्पेलिंग लिखिए अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग है OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न। यह आपके लिए करेक्ट मीनिंग की सही जोड़ी दी है, ठीक है। तो इसका डॉन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले का 4, ठीक। अर्ली मॉर्निंग को नॉन, डस्क, ठीक। ट्विलाइट को बोलते हैं ट्विलाइट, डस्क। लुक इनटू का आएगा आपका इन्वेस्टिगेट, एड्रिफ्ट तो आएगा आपका एमलेस, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, डस्क मीन ट्विलाइट, लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट और एड्रिफ्ट मीन्स एमलेस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रभा आत्रे वाज अ ल्यूमिनरी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये क्या होते हैं, ठीक। तो इसमें हम आपको सही उत्तर बता दे रहे हैं, अंडरलाइन दिया गया है, द डिफाइन अंडरलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोमिनेंट पर्सन हु इंस्पायर अदर। यदि कोई व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति इंस्पायर होता है, ठीक है, यह ल्यूमिनरी इज द प्रोमिनेंट, ठीक, पर्सन हु इंस्पायर अदर। हमारा अगला प्रश्न है द नाउन टर्म टू द वर्ड प्रिजर्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंशन। प्रिजर्व से क्या बनता है, तो प्रिवेंशन शब्द बनता है, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी 15 ही क्वेश्चन आएंगे। द बॉय कॉट अ बिग फिश। तो इसका पैसिव 22 बनाना है। एक होता है एक्टिव 22, टेंस बनते हैं, और पैसिव 22 मतलब टेंस के बाद बनते हैं। अ बिग फिश वॉज कॉट बाय द बॉय। आपको याद रखना पड़ेगा जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो किसका प्रयोग होता है, वाई, ठीक, के द्वारा। अ बिग फिश वॉज कैट कॉट बाय द बॉय, ठीक। इस प्रकार हमारी इंग्लिश भी खत्म हो गई। हमारा अगला है सामान्य ज्ञान, ठीक। तो सामान्य ज्ञान हमारे कितने नंबर पे भाग में, तीसरे नंबर में। पहला प्रश्न वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी हुई जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या होता है, समताप मंडल। आपको पता होते हैं 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, ठीक। तो समताप मंडल के पास का मंडल कौन सा रहता है, ओजोन मंडल। ओजोन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ओजोन मंडल हमारी ओजोन परत से रक्षा करती है। ओजोन गैस आती है जो पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस आती है, वो ओजोन मंडल हमारी रक्षा करती है। अच्छा, ओजोन से हमें याद रखना पड़ेगा O3। O3 क्यों, क्योंकि ओजोन का सिंबल है O3। अच्छा, ओजोन दिवस की बात करूं तो 16 सितंबर, आप याद रखें 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मंडल की बात आई थी तो 2-3 मंडल के बारे में। जैसे हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में आप नोट कर लीजिए, आंधी तूफान जैसी यदि घटनाएं हो रही हैं, आंधी और तूफान वाली, किस मंडल की बात चल रही है, ओजोन मंडल की। यदि मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल की, तो समताप मंडल की बात कर रहे हैं तो जिसमें समान ताप होता है। जैसे मैं बात करूं हवाई जहाज, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देखिए ये लिखा हुआ है ओजोन परत समताप मंडल के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है। हमारा अगला प्रश्न है खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में खगोलीय विद्या का वर्णन। आपको पता है सबसे पुराना वेद कौन सा, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है।
पहले नंबर पे ऋग्वेद, दूसरे पे यजुर्वेद, तीसरे पे सामवेद और चौथे पे अथर्ववेद। तो पहले नंबर का वेद या पुराना वेद क्या कहलाएगा? ऋग्वेद। दूसरे नंबर का यजुर्वेद, तीसरे का सामवेद और चौथे का अथर्ववेद। तो आपको पता होगा अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना से भी संबंध था। ठीक है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ जादू टोना या तंत्र मंत्र विद्या जो है वो किस वेद की है? अथर्ववेद की। अच्छा, ऋग्वेद की हम बात करें तो आप याद रखें इसमें 1028 सूक्ति थी। कितनी सूक्ति थी? 1028 सूक्ति थी ऋग्वेद में। कितने मंडल थे? तो भाई साहब 10 मंडल थे ऋग्वेद में। आप नोट करते चलिए, वीडियो पॉज करिए और आप लिखते चलिए एक कॉपी में। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ सामवेद। यह प्रश्न आपके पेपर में आएगा। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो संगीत का वेद किसको कहा जाता है? सामवेद को। आप समझ गए होंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न श्वेत क्रांति संबंधित है। तो आपको पता होगा श्वेत क्रांति मतलब दूध, दूध या दुग्ध उत्पादन। आपने देखा होगा श्वेत कलर किसका रहता है? दूध का रहता है। तो आप याद रखिए श्वेत क्रांति दूध। अच्छा, इनके मुख्य व्यक्ति कौन थे या हम कह सकते हैं इनका नेतृत्व किसने किया था इस परियोजना का? तो आप याद रखिए वर्गीज कुरियन। ये देखिए मैं आपका डिब्बा बना देता हूँ। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। इनने शुरुआत कब की थी? 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन में नेतृत्व में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चालू हुई थी? श्वेत क्रांति। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ और कौन से प्रकार की क्रांति होती। तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को आप पॉज करना मेरे लिखने के बाद और आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपसे बात करूं गोल क्रांति की, तो गोल क्रांति आलू होते हैं गोल गोल। कैसे होते हैं आलू? गोल गोल। तो गोल क्रांति हमारी आलू से। दूसरी लाल क्रांति की बात करूं तो लाल क्रांति कैसी होती है? तो लाल क्रांति आपने देखा हो मांस और टमाटर, मांस और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। ठीक, हमारा अगला है पीली क्रांति। तो पीली क्या होती है? तो दाल या दलहन कैसी होती है? पीली होती है। ठीक, अब मैं आपसे बात करूं गोल क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई। रजत क्रांति की बात करूं तो रजत क्रांति है आपसे अंडा से संबंधित। किससे संबंधित है? अंडा से संबंधित है आपकी रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? आपकी अंडा से। अब यदि मैं आपसे बात करूं गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति में आपको क्या याद आ रहा है? तो आपने देखा होगा प्याज, प्याज कैसे कलर की होती है? गुलाबी कलर की। ठीक, और आप याद रखें झींगा मछली, झींगा मछली से संबंधित भी है आपकी गुलाबी क्रांति। चलिए ठीक, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूत या तंतु नहीं? अच्छा, तंतु की बात करें तो एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। तो आपने देखा होगा प्राकृतिक तंतु नहीं है, पूछा है इसने। नहीं है मतलब नायलॉन। आपने देखी होगी एक रस्सी आती है नायलॉन की। ठीक, नायलॉन की रस्सी बहुत ही पक्की मानी जाती है। बाकी प्रकृति में आप देखें कपास, किसान खुद बना लेता है कपास की रस्सी। जूट या पटसन, पटसन को जूट भी कहते हैं, जूट की और रेशम की भी रस्सी बना लेते हैं। मानव निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। मनुष्य ने सबसे पहले बनाई थी नायलॉन की रस्सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती? तो मैंने अभी आपको बताया था नर्मदा जी। नर्मदा जी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और अब भी मैंने आपको बताया था कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो 1312 किलोमीटर, और यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो 1077 किलोमीटर नर्मदा जी की लंबाई। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इनको कहा जाता है। ठीक, आप और देख लीजिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के साथ साथ इन्हें और क्या कहा जाता है? रेबा माई भी कहा जाता है। ठीक है, रेबा माई। चलिए हमारा अगला प्रश्न इनमें से कौन सा तत्व विश्व के व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत माना जाता है? तो आपने देखा होगा तेल, तेल जो है वे विश्व के व्यावसायिक ऊर्जा खपत के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। आपने देखा होगा सभी चीज़ें जो हैं वो काय से चल रही हैं? तेल से चल रही हैं। अच्छा, तेल की हमारी बात आती है तो सबसे पहले तेल आपूर्ति देश कौन सा था? तो आप याद रखिए कि सऊदी अरब। कौन सा देश था? सऊदी अरब। इसके पास तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार थे सऊदी अरब के। ठीक है, वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी तेल। हमारा अगला प्रश्न है
भूमि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30% क्षेत्रफल पर भूमि। 30% क्षेत्र कवर करती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। अच्छा, आपको पता है हमारे पास केवल 1% पानी है। कितना पानी है हमारे पास? केवल 1% पानी। कैसा पानी? पीने योग्य पानी। ठीक है, बाकी हमारा जितना भी पानी है वो समुद्र में चला जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा? सहारा। अच्छा, सहारा रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो है कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है या उत्तरी अमेरिका में? अच्छा, ये जो कालाहारी मरुस्थल, इसकी यदि हम बात करें तो यह भी अफ्रीका में है। इसकी एक खास बात बता देता हूँ मैं। यहाँ एक जनजाति पाई जाती, कौन जनजाति पाई जाती? बुशु। बुशु जनजाति पाई जाती। आप नोट कर लीजिए, बुशु जनजाति कहाँ पाई जाती? कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशु पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा विश्व वन दिवस 21 मार्च में मनाया जाता है। ठीक, तो मैं इधर लिख दे रहा, 21 मार्च में मनाया जाता है विश्व वन दिवस। मैं आपको 3 दिन याद करा दे रहा, हर डे पे मैं आपको 2 या 3 डे बता दिया करूँगा। देखिए, चलिए इधर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 21 मार्च। 21 मार्च में यदि हम बात करें तो आपका कौन सा दिन हो गया? वन दिवस हो गया 21 मार्च। 22 मार्च में यदि मैं बात करूँ आपसे तो 22 मार्च में कौन सा दिवस हो जाएगा? तो 22 मार्च में हो जाएगा आपका जल दिवस। और 22 अप्रैल की यदि मैं बात करूँ तो 22 अप्रैल में कौन सा दिवस हो जाएगा? तो 22 अप्रैल में हो जाएगा आपका पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस हो जाएगा? पृथ्वी दिवस। तो आप इसे ऐसे याद रखें, 22 मार्च मतलब महीने में आपने देखे मार्च 2 शब्द है तो जल 2 शब्द है, अप्रैल में 3 शब्द है तो पृथ्वी में 3 शब्द। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, कौन सी औषधि चाय व कॉफ़ी के पौधों में होती है? तो आपने देखा होगा एक आता है कैफीन, तो कॉफ़ी या चाय में क्या होता है? कैफीन। अच्छा, चाय की बात करें तो आपको अभी चाय देखने जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो हमें असम जाना पड़ेगा। ठीक, और हमें कॉफ़ी देखने जाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें कर्नाटक जाना पड़ेगा। ठीक, तो कर्नाटक में मिलती है कॉफ़ी और असम में मिलती है चाय। ठीक, बाकी पहले दार्जिलिंग की चाय फेमस हुआ करती थी। ठीक, अच्छा, कॉफ़ी की हम बात कर रहे हैं तो कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती? तो आप याद रखना बीन्स। बीन्स मतलब बीज। कॉफ़ी हमें बीज से प्राप्त होती है। ठीक, ना ही पत्ती ना ही जड़ से। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न, कौन सा जैविक है? जैविक मतलब जो जीवित है, अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है। जैसे हम बात करें पौधे, भूमि, पानी, मिट्टी, तो पौधे जीवित माने जाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव कारक जो संदर्भित हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, यह कैसे हैं? तो अजैविक हैं, जिनमें जीवन नहीं है। तो आप समझ गए 2 टाइप के होते हैं, एक जैविक है, अजैविक। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा। कान्हा किसली कहाँ स्थित है? कान्हा किसली, तो यह स्थित है भाई साहब आपका मंडला जिले में। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मंडला और बालाघाट के बीच में स्थित। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1 जून 1955 को। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बाघ पाया जाता था, उस बाघ का नाम क्या था? तो उसका नाम था भूर सिंह। क्या नाम था उसका? भूर सिंह। तो इसको कहा जाता था भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, यह कौन सी प्रजाति का था? तो ये था आपका प्रेडरी प्रजाति का। ठीक है, याद रखिएगा, यदि आपको पूछा जाता है तो आपसे बन जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा। तो आपको पता होना चाहिए CO2 की मात्रा 0.03%। अब नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, ऑर्गन की बात करें 0.9% है। बाकी वायुमंडल में और भी गैसें उपस्थित हैं, वो केवल 0.1% है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, ऐसी गैसें भी वायुमंडल में उपस्थित हैं।
चलिए हमारा अगला प्रश्न, किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जाता है? तो आपको पता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को आप पिघला के गर्म करके दूसरा बना लेंगे, लिक्विड बना लेंगे, द्रव में बना देंगे, फिर आप उसे ठोस में बना सकते हैं। ठीक है, बाकी लकड़ी इनको नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता, जैव सामग्री को भी नहीं किया जा सकता। चलिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? ठीक, तो हमारा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 को। तो 1988, 8 साल बाद इसमें संशोधन किया गया था। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारा मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार देता है। अच्छा, एकलव्य से आपको याद आ रहा है, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे एकलव्य। ठीक, किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य जी के। तो द्रोणाचार्य जी के में कौन सा देते हैं? ठीक, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य दिया जाता है गुरु को या कोच को, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, तो एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? उनके शिष्य को दिया जाएगा। ठीक है, और कितनी उम्र से कम में दिया जाता है? 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में इस खेल की पुरस्कार हुई थी। वर्ष 1981 में अलग से खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग की भी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बधाई क्या है? तो आपने देखा होगा, जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो एक बजाया जाता है। ठीक है, ढोल पर बजाया जाता है, टिमकी पर बजाया जाता है, तो ये एक बधाई कहलाता है। बधाई एक लोक नृत्य है। ठीक, यह होता कैसे? तो इसमें बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है बधाई। नृत्य मुख्यतः कौन करते हैं? तो स्त्री और पुरुष के द्वारा समूह में किया जाता है। अच्छा, इस नृत्य को शीतला देवी माता, आप याद रखना, शीतला माता देवी के आराधना, धन्यवाद, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बधाई किया जाता है। कब किया जाता है, कैसे अवसर पर? तो जब पुत्र का जन्म होता है, विवाह की स्थिति होती है, अन्य त्योहारों पर जब भी मन करे तब आप बधाई बजवाएं और बढ़िया डांस करें। चलिए आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। अच्छा, याद रखें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.4%। और भारत का कुल क्षेत्रफल तो आप इसे ऐसे याद रखें, 32, 87, 263। मेरे साथ एक बार आप बोलिए, 32, 87, 263, आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर? तो भारत का 7वां नंबर है। तो भारत के पहले 6 कौन से? रूस है पहले नंबर पर, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील और 6वां ऑस्ट्रेलिया। और हमारा भारत देश कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। चलिए हमारा अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक? ठीक, एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है जनसंख्या का घनत्व। तो आप याद रखिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व। तो 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आप घूमने निकलेंगे तो आपको कितने व्यक्ति मिल जाएंगे? 1265। अच्छा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपको पता होगा भारत भवन। भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारत भवन भोपाल शहर में स्थित है। यह भवन एक स्वायत्त या बहुकला परिषद संग्रहालय, जिसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1882 में कब स्थापित किया गया था? 1882 में। भारत रत्न की स्थापना यदि आ जाए तो आप याद रखिए 1982, सॉरी 1982, 1882 नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1982 में इसकी स्थापना। यह भवन ग्राफिक प्रिंटिंग कार्यशाला, ओपन एयर एम्फी थिएटर के लोग इधर जाकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति, अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको बहुत सारी क्रांति बताई, तो एक क्रांति ये भी आ गई, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। आप याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन है ये। कौन है ये? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967, 66, 67 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा दिलाना। अच्छा, कृषि में बढ़ावा तो कौन सी दो फसलें थी? एक थी गेहूं और दूसरी थी चावल। आप याद रखिएगा, गेहूं चावल, चावल मतलब धान। ठीक, तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी दो फसलों हरित क्रांति में बढ़ावा दिया गया था, तो गेहूं और चावल की फसलों को दिया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते? तो एक होता है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यह कहाँ है? तो यह स्थित है दिल्ली में। और एक होता है आपका हाई कोर्ट, एससी। हाई कोर्ट कहाँ है? तो आप जबलपुर चले जाएं, आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा। आप इंदौर चले जाएं, आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा। आप ग्वालियर चले जाएं, आपको हाई कोर्ट की एक खंडपीठ मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार। तो आपको पता होगा, जब हम देश की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, बड़े न्यायालय, तो बड़ी बड़ी जो भी चीज़ों की नियुक्ति करेगा, न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, तो आप याद रखिए आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती। अच्छा, यदि मैं बात करूं मुख्य न्यायाधीश की आयु की, तो आप याद रखें, मुख्य न्यायाधीश की आयु की बात करें तो 65 वर्ष। काय की? एससी की या एचसी की? तो एचसी, एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। और यदि हाई कोर्ट की बात करूं तो 62 वर्ष है। आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप नीचे लिखा हुआ है, जबकि अवकाश ग्रहण करने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उराव। उराव एक जनजाति है। ठीक, उराव जनजाति है, तो यह सरहुल नृत्य इसका फेमस है। यह उराव जनजाति पारंपरिक नृत्य है जो नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में कहा है। यह पेड़ों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा करती है। यह नृत्य होता कहाँ है? तो यह नृत्य झारखंड में होता है। कौन सी जनजाति करती है? एक मुंडा और दूसरी हो जनजाति सरहुल नृत्य करती है। हमारा अगला, सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर में दी गई? तो आपको पता होना चाहिए, सिटी ऑफ म्यूजिक की बात चल रही है तो ग्वालियर की बात चल रही है। अच्छा, ग्वालियर की बात चल रही है तो इसे कहा जाता है तानसेन की नगरी। किसकी नगरी कहा जाती है? तानसेन की नगरी। ग्वालियर में सबसे बड़ा संगीत प्रोग्राम होता है। ठीक है, तानसेन जी के उपलक्ष्य में। ठीक, तो वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को में सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी गई। हमारा अगला प्रश्न, मदन महल कहाँ स्थित है? तो आपने सुना होगा, आप जबलपुर बहुत आते जाते होंगे, तो मदन महल। अच्छा, किसने बनवाया था मदन महल? तो मदन शाह, राजा मदन शाह ने मदन महल का निर्माण कराया था। हमारा अगला प्रश्न, जलीय ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो आपको पता है, जलीय ग्रह मतलब पृथ्वी। जलीय ग्रह मतलब आपने सुना होगा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अच्छा, तो जीवन कहाँ है? तो पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। अच्छा, मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो मंगल ग्रह को कैसा ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह भाई साहब। ठीक, अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा मैं आपको। जैसे मैं बात करूं, आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला ग्रह आपको पता होगा सूर्य के निकट बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मैंने आपके सामने 4 ग्रह लिख दी। अब यदि मैं आपसे बात करूं तो सबसे गर्म ग्रह क्या होगा? तो आपको पता है सूर्य। सूर्य के पास का ग्रह कौन सा है? तो आपने खट से उत्तर दे दिया बुध। तो आपको लग रहा होगा कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन यह गलत है। बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह है शुक्र। कैसे गर्म ग्रह है शुक्र? तो आपको पता होगा, बुध जितने ही ज़्यादा गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है, और शुक्र एक बार गर्म हो जाता है फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। तो शुक्र सबसे तेज गर्म हो जाता है, इसलिए शुक्र को ही गर्म ग्रह कहा जाता है। अच्छा, शुक्र को और क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या भगनी क्या कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो,
इसरो की बात हम करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में बेंगलुरु में हुई थी। आप देखिए इधर लिखा होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, अनुसंधान विकास संस्थान। इसकी शुरुआत ये देखिए मैंने अभी आपको लिख के बताया था 1969 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? विक्रम साराभाई जी की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न, मनिका बत्रा, यह एक टेनिस टेनिस खिलाड़ी, कैसी टेनिस खिलाड़ी है? टेबल टेनिस खिलाड़ी। आप याद रखिए कहीं लिखा मिल जाए आपको टीटी, टीटी यदि आपको लिखा मिल जाता है तो आप याद रखिए टेबल टेनिस का ये टीटी लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ खिलाड़ी की। ठीक, तो खिलाड़ी की बात यदि हम करें तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बड़े खेल हैं तीनों, तो इसमें होंगे 11 खिलाड़ी। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक खेल होता है बास्केटबॉल, आप बॉल लेके भागते हैं और बास्केट में डालते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। 5 रुपए की बिस्किट आती है, इसलिए बास्केट बॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं खो खो की। तो खो खो के एच ओ, आप देखिए 3 × 3, तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अगला है पोलो। पोलो एक गेम होता है, आपने देखे कितने शब्द लिखे हैं? 4, तो 4 शब्द हैं पोलो में। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करता हूँ साइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमिलन ने। आप ऐसे याद रखें, मिलन, मिलन से आप देख लें मिलना। जब पुराने ज़माने में एक दूसरे लोगों से मिलने जाते थे, कैसे जाते थे? कौन से साधन से? तो साइकिल से मिलने जाते थे। मैकमिलन ने 1839 ईस्वी में पैडल चलित साइकिल का आविष्कार किया। अच्छा, यह साइकिल कैसी थी? तो आप याद रखिएगा पहली साइकिल जो निर्मित हुई वो कैसी थी? लकड़ी से बनी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 23 नवंबर 1857 को खैरी के प्रसिद्ध युद्ध ब्रिटिश अधिकारी को हराकर कौशल व वीरता का परिचय दिया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न, कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो आपको पता होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है क्योंकि इसमें सभी कार्बन प्रबल संयोजक बंध से बने होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग नहीं लेते, एक ही इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। अच्छा, जब स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो यह सबसे कठोर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं ठोस की, ठोस में अणु पास पास होते हैं इसलिए वह कठोर होता है। अगला प्रश्न है, जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप देखिए रिएक्शन ये लिखिए Mg+2HCl, MgCl2 और ये हाइड्रोजन आपको निकलती हुई दिखाई दे रही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है अम्लों से क्रिया करने पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपको पता होगा विभवांतर को आप मान लें करंट, तो जब तक सेल या बैटरी नहीं रहेगी तो विभवांतर या करंट उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, सेल या बैटरी की एक बात करें तो कैसी युक्ति है? एक विद्युत युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ और बता दे रहा, जैसे आप बता करें गिटार की। गिटार आपने देखी होगी फिल्मों में, पिक्चरों में देखी होगी गिटार। तो गिटार की यदि हम बात करें तो गिटार कैसे बदलती है? तो यह बदलती है आपकी ध्वनि ऊर्जा को। कायम बदलती है ध्वनि ऊर्जा से। ठीक, ध्वनि। ठीक, हम बात करें आपका सौर सेल की। सौर सेल कैसा बदलता है? तो यह बदलता है आपका सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को किस में बदलेगा? आपका प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी या विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न, सभी धातुएं ठोस होती हैं पर इस धातु को छोड़कर। आपको पता होना चाहिए कि धातु, धातु क्या है? तो पारा एक धातु है। आपने देखा होगा थर्मामीटर, यदि आपने देखा होगा थर्मामीटर में आपको पारा भरा रहता है, आपने देखा है कभी वो जम जाए? नहीं,
किसी मौसम में किसी टेम्परेचर में पारा नहीं जमता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारा है। बाकी सोडियम, लोहा, जिंक यह सभी ठोस धातु हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। कुचालक जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, सुचालक मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। जैसे हम बात करें तांबा, तांबा विद्युत का सुचालक। सूखी लकड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है और प्लास्टिक नहीं, इनमें से विद्युत नहीं जा सकती, करंट नहीं जा सकती। यदि हम बात करें तांबा, तांबा विद्युत के सुचालक होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा घर की बिजली की जब फिटिंग होती है तो हम कार्बन का तार ही उपयोग में लाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? तो विद्युत या हवा, हवा के शुद्धिकरण को, हवा को शुद्ध कौन करेगा? तो जब आप जंगलों का संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, हरे भरे पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, तो इसमें हवा का शुद्धिकरण होता रहेगा। हमारा अगला प्रश्न, कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार का सदस्य नहीं है तो आपको पता होना चाहिए उपग्रह। उपग्रह ग्रह के भी अंदर होते तो वो उपग्रह कहलाते, ठीक। बाकी धूमकेतु, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह यह सौर परिवार का एक हिस्सा होता है। यह देखिए लिखा हुआ है, क्षुद्र ग्रह, तारामंडल, धूमकेतु प्राकृतिक पिंड और सौर परिवार के सदस्य माने जाते। अच्छा, इसमें आया एक धूमकेतु, तो मैं आपको बता दे रहा, एक है हेली धूमकेतु, आप इसको नोट कर ले। ये हेली धूमकेतु जो है ये कितने वर्ष में दिखाई देता है? शायद आपको नहीं पता होगा। हेली धूमकेतु 76 वर्ष में, 76 वर्ष में आपको हेली धूमकेतु दिखाई देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस आपने देखी होगी गोबर गैस। आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा बिजली बनती है गोबर गैस से ना। तो बायोगैस में मीथेन। अच्छा, मैं बात कर ले रहा हूँ मीथेन की, तो CH4, इसका सूत्र याद रखिए CH4। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो CO, ठीक। ऑक्सीजन की बात करूँ तो O2, ठीक, आप याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि किसके माध्यम से संचरण करती है? तो किसके माध्यम से करती है? ठोस के माध्यम से भी, तरल के माध्यम से भी और गैस के माध्यम से। ध्वनि ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में संचरण कर सकती है, निर्वात की अनुपस्थिति में संचरण नहीं कर सकती। अच्छा, एक शब्द आया है निर्वात, तो यह निर्वात क्या कहला? निर्वात मतलब जहाँ वैक्यूम ना हो, हवा ना हो, वहाँ ध्वनि संचरण नहीं करेगी। यदि आपको देखना है तो आप पहुँचे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जब आप पास खड़े होकर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज का सिंबल है HZ। क्या है? HZ। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। किसी माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहती है। यह अन्य मात्रक कंपन प्रति सेकंड भी होती है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं 7 रंगों का बैंड क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रम। आपने देखा होगा विबग्योर लिखा होता है, ये देखिए आप विबग्योर लिखा है। विबग्योर आपने कहाँ देखा होगा? आप इंद्रधनुष देखेंगे तो आपको विबग्योर ये 7 कलर के रंग से आपका बनता हुआ है, ठीक। जैसे हम बात करें तो इसमें नीचे से चालू होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और अंत में लाल। तो इसको हम कहते हैं बैजानी हैप्पी नाला, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या? तो आपको याद होना चाहिए 3 ऊपर निकल गए, 3 नीचे निकल गए तो हरा। इंपॉर्टेंट लगा के आप लिख लें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी कैसे होती? तो एड्स बीमारी वायरस के कारण होती है। आपने सुना होगा HIV एड्स। HIV एड्स रोग कैसे होता है? तो एक वायरस के कारण होता है। चलिए आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम या वायरस, यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। आपको पता होना चाहिए HIV में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? टी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। यह रोग होता कैसे? तो संक्रमित सुई से होता है, ठीक। आप याद रखें संक्रमित सुई, संक्रमित ब्लेड, इनसे एक से दूसरे को HIV रोग हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती? तो यह कहलाती युग्मनज।
जब जोड़ते हैं तो युग्म नज बनता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, तो यह एक विद्युत का रासायनिक प्रभाव है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए ये लिखा हुआ है नीचे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। इसमें विद्युत लेपन विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा होता है। अब ये देखिए अगला प्रश्न, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती। मिट्टी को ढीले करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। आपने देखा होगा किसान ही करते हैं, तो जैसे ही आपने फसल बोई, अब दूसरी फसल लगानी है, तो आप उसके लिए क्या कर देते हैं, जुताई करवा देते, मतलब जिससे मिट्टी जो है ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी। तो यह आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लें, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र द्वारा यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो कितने सेंटीमीटर तक की दूरी का देख सकता है, 25 सेंटीमीटर का देख सकता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा, मच्छर भी कैसी मच्छर होती है, तो मादा एनोफिलीज होती है। तो मैं आपको बता रहा था मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। यह मानव रुधिर को स्वयं के पोषण पर ग्रहण नहीं करती, बल्कि स्तनियों के रुधिर में उपस्थित एक विशेष प्रोटीन जिन्हें अंडों के परिवर्धन हेतु आवश्यकता होती है, तो रुधिर को बनाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कब कब बराबर होता है, सदैव होता है। चलिए मैं आपको एक चित्र बता दे रहा हूँ, ये आपका एक अभिलंब है, एक किरण आ रही है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण, और एक किरण ये जा रही है, तो ये कही जाएगी परावर्तित किरण। एक हो गई आपकी आपतित किरण, एक हो गई आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। अच्छा, ये दो जो कोण बन रहे हैं, ये आपके आने वाले के लिए रहेंगे आपतन कोण, और जाने वाले के लिए रहेंगे आपके परावर्तन कोण। तो आप देख रहे हैं अभिलंब से कितने कोण बन रहे हैं, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो एक 45 हो जाएगा, दो 45 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण को 90 के कोण पर है, तो आपतन कोण कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था 45 इस साइड का हो जाएगा, 45 इस साइड का हो जाएगा, तो इस प्रकार 90 के कोण हो जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो मैंने बताया था शुक्र, कोई भी बात आए तो आपको क्या लगाना है, शुक्र। अब शुक्र को और क्या क्या कहा जाता है, तो भोर का तारा या सांझ का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र को कहा जाता है संध्या का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र। और मैंने आपको एक चीज और बताई, यदि मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र को कहा जाएगा बहन। किसकी बहन कहा जाएगा, पृथ्वी की बहन कहा जाएगा शुक्र। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाएगा, शुक्र को ही कहा जाएगा। चलिए अब हम चालू कर रहे हैं 81 नंबर प्रश्न से, जो आई है आपकी गणित। ठीक, तो देखिए 40 मीटर लंबी रस्सी समान आकार के टुकड़े काटे जाते हैं। यदि टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर, तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक उदाहरण से बताता, जैसे बात मैंने करी 100 रुपये, 100 रुपये 20 व्यक्तियों को बांटना है, तो मैंने 20 से भाग दे दिए, तो कितने कितने रुपए गए, 5-5 रुपये। ठीक, सबको मिलेगा। अब यही बात मैं आपको ऐसा समझाऊँ, यदि 100 रुपये होते और 5 व्यक्ति बांटे, तो आपने कितने कितने रुपए दे दिए, 20-20 रुपये दे दिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कि आप भाग दे रहे हैं। ठीक, ऐसा ही आप 100 में 4 व्यक्ति बांटते तो 25-25। सेम प्रश्न 40 मीटर की रस्सी है। ठीक, और यदि टुकड़े की लंबाई 10/3 है, तो हमने नीचे लिखा बटे मतलब भाग, तो जब तीसरी टर्म होती है तो ऊपर पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा 40 गुणित 3/10। आप देखिए 10 से 40 को काटना 4 बार, तो 4×3 = 12। इसका सही उत्तर होगा हमारे 12 टुकड़े हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न,
यदि राम श्याम से 25% अधिक कमाता है और श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाएगा। मैंने अधिक पे गोला इसलिए लगाया क्योंकि यह प्रश्न ऐसा है, यदि पहली लाइन में अधिक लिखा है तो दूसरी लाइन में हमेशा कम लिखा रहेगा। ठीक, 25% अधिक। मैं आपको इधर दोनों प्रश्न बता दे रहे। यदि आपका अधिक लिखा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यदि आपका कम लिखा होता तो आप कैसे सॉल्व करते। तो अधिक लिखा है तो 25 इधर भी ऊपर, 25 इधर भी ऊपर। अब यदि अधिक लिखा है तो 100 में 25 जोड़ दें, 100 में 25 जोड़ दिए तो 125। कम लिखा होता पहली लाइन में 25 घटा देते 75। गुणित 100% का इधर लगा दें और गुणित 100% का इधर लगा दें। तो अब आप देखिए 25 से कम 25, 25 पंचे 125, फिर आप 5 से काट दें तो 5 दूनी 10, 20%। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। अच्छा, इसकी यदि हम बात करते 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 से यदि हम काटते तो ऑप्शन में मिलता 33 सही 1/3%। तो आपको समझ में आ गया होगा, अधिक होगा तो हमें 100 में 25 जोड़ के रखना है और कम लिखा होता तो 100 में 25 घटा के रखना पड़ता। चलिए हमारा अगला प्रश्न, x का मान क्या होगा यदि दिए गए समीकरण को संतुष्ट कीजिए। तो आपको पता होगा यदि आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, -11 की घात x धन 1 गुणित -11 की घात 5 बराबर -11 की घात 7। तो आपको पता होना चाहिए हमारा आधार कितना है, -11। तो -11 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम इसे जोड़ लें, x धन 1 धन 5। ठीक, हमने इसको और इसको जोड़ लिया और बराबर में कितना है, -11 की घात 7। ठीक, अब -11 इस साइड भी है इस साइड भी, ये कट गए तो ऊपर ऊपर के बराबर हो गए। x धन 1 धन 5 बराबर कितना आ गया, 7। तो 5 और 1 हो गए 6, x धन 6 बराबर 7। आपको पता है पक्षांतर होता है 6 इस साइड आएगा, 6 इस साइड आएगा तो 6 माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 6। ठीक, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 1। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 1। सही उत्तर होगा हमारा 1। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न 84वां प्रश्न, कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग है तो आप देखिए 10 24, 10 24 का का वर्ग है 32 का। ठीक, सम संख्या है। अच्छा, सम और विषम आपको पता है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। 10 24 एक सम संख्या है, 1936 एक सम संख्या का वर्ग है, 8100 एक सम संख्या का वर्ग, 1849 में 49 देखिए एक विषम संख्या। इस प्रकार 43 का वर्ग है 1849। चलिए हमारा अगला प्रश्न, एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ और x का मान ज्ञात करना। तो आपको पता है चतुर्भुज है तो मतलब इसके कितने का कोण होना चाहिए, अंदर अंदर का 360। तो आमने सामने की बात करें तो इसका और इसका हमें मान चाहिए 180। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले रख लें x माइनस 20 धन x धन 40 बराबर में हमें कितना रखना पड़ेगा, तो बराबर में हमें रखना पड़ेगा 180 डिग्री। आप देखिए तो ये होगा कितने 2x और एक धन एक ऋण होता है तो हमेशा माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये कहा हो गया 40 में से 20 गए 20 बचे, तो काय के 20 बचेंगे, धन वाले, क्योंकि धन बड़ा हुआ है। ठीक, इधर आ गया 180। आप एक 20 को इस साइड भेजेंगे, अभी मैंने आपको पक्षांतर बताया, तो 180 में से 20 घट गए तो कितने आ गए 160, 160 आ गए। अब ये आप 2 देखिए 2x है गुणा में तो भाग में जाएगा तो हमारा आ जाएगा 160/2, क्योंकि x के साथ 2 गुणा में थे भाग में जाएगा, 2 8 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री का। चलिए ये आप देखिए सॉल्व भी दिया हुआ है इसमें, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ भी सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 86वां। यह प्रश्न आप IMP लगाएं, यह प्रश्न आपके पेपर में रिपीट होगा, क्योंकि बाहर का कोण 125 है, 125 है तो आप इधर बाहर का भी 125 लगा देंगे, लेकिन यह प्रश्न ऐसा नहीं है। इसका उत्तर आएगा आपका 110 डिग्री। कैसे आएगा, तो देखिए अंदर अंदर ही यदि कोणों की हम बात करें तो 180 होंगे
और यदि हम बाहर बाहर कोणों की बात करें तो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर। तो बाहर बाहर के कोणों की बात करें तो 360 डिग्री होनी चाहिए। हमें 125 दिया है, हमें 125 दिया है, हम जोड़ लेते हैं। तो 125 125 कितने हो गए? 250। अब हमने अभी बताया है आपको कि बाहर वाले कोण कितने होंगे? 360। तो आप क्या करें, 360 में से 250 घटा दें। तो जैसा ही आप 360 में 250 घटाएंगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को पेपर समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक, कि हम और किस टाइप से आपको बता सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, 90 रुपये का एक पेन खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दी। तो चलिए, आपसे मैं बोलता, आपने एक 90 रुपये का पेन खरीदा था और आपने मुझे 100 रुपये में बेच दी, तो आपको क्या हुआ, लाभ या हानि? तो आप कहेंगे कि सर हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 10 रुपये का लाभ। किस पर लाभ हुआ? 90 रुपये पर लाभ हुआ। ठीक, ये आप समझ गए। हमेशा जिस पे खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस पे बेचते हैं हम उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखा जाएगा। और ये 100 मैंने प्रतिशत का लगा दिया। 10 एकम 10, 10 नाम 90। अब 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 1, 1/9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो। आपको यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ऊपर मैंने रखा है लाभ और नीचे मैंने आपका रखा है क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। चलिए, हमारा अगला प्रश्न आप देखिए, एक दिया हुआ है आपको रूट में 5625 जिसका मान दिया है 75। ऐसा ही 5625 दिया है रूट में जिसमें दशमलव लगा है, फिर एक 5625 दिया है जिसमें 25 के आगे दशमलव लगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इधर भी 75 आएगा, इधर भी 75 आएगा। मैंने 75 लिख लिया इस वाले का और मैंने 75 लिख लिया इस वाले का। ठीक, अब आप देखें इसमें कितने दशमलव हैं। इसमें आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब आप देखिए इधर कितने हैं, 4 जीरो, 4 दशमलव, इधर है 2 दशमलव। तो मैंने 75 इधर लिख लिया, मैंने 75 इधर लिख लिया। आप देखिए, यदि 4 दशमलव हैं तो 2 दशमलव हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं यदि रूट में है, और 2 हैं तो आधे हो जाते हैं 1। मतलब हमें पीछे से गिनने, 4 थे तो पीछे से 2 गिनने, और इसमें पीछे 2 थे तो हमें 1 गिनना। ठीक, तो अब आप जोड़ें, अब आप जोड़ लीजिए। यदि आपसे दशमलव जोड़ते बनता है तो 7.5 दशमलव 7.5। ठीक, आप दशमलव के नीचे दशमलव रखे जोड़ लीजिएगा, 7.5 और दशमलव के आप कितने रख लीजिएगा, 7.5। आप जैसा ही जोड़ेंगे 5 ये हो गए, 7 5 12 की 2 हो गई, हासिल की 1 हो गई, 7 और 1 8 हो गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.25 आपका सही उत्तर होगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आज से 15 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, रवि की आयु आज की आयु की 4 गुना थी। तो आप ऐसा मान लें आज कितनी हो गई, x। ठीक, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो गई, x धन 15, और 4 गुनी है तो हम कह सकते हैं 4x हो गई। ठीक, ये आपको समझ आ गया। अब x इधर धन में है, उधर जाके ऋण में हो जाएगा। ठीक, तो आप कैसा कर लेंगे, इधर 4x माइनस एक्स बराबर 15। तो आप देख लें 3x, 3x बराबर कितने हो गए, 15। तो x से आप 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x के मान कितने आ गए हमारा, 5 वर्ष। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अच्छा, शांत दशमलव क्या होता है? तो सबसे पहले हम भाग देते, भाग जैसे ही देते हैं तो कुछ समय बाद वह 0 हो जाता है या शेषफल नहीं बनता है, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा, है ना। और यदि बढ़ता जा रहा है तो वह अशांत दशमलव कहलाए। जैसे आप 2/5 आप भाग दे के देखिए, तो आपने देखा भाग नहीं जा रहा तो भाग नास्ती का दशमलव लगा दिया और शून्य लगा दिए, 5 चौके 20, ये शांत दशमलव हो गया। क्यों? क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचा। अगला हम देख रहे हैं 1/10। आप ऐसे भाग करके देखिए, दशमलव लगा दें, कुछ नहीं हो रहा तो आप 0 लगा दें। ठीक, 10 एकम 10, 0.1 आ जाएगा, ये भी शांत दशमलव। तो आप देखिए 24 25 में भी दशमलव 96 पर यह खत्म हो जाए, 3/7 में लेकिन नाम
बार रिपीट हो जाएंगे। तो 3/7 जो है ऑप्शन नंबर डी, यह कैसा है, अशांत दशमलव है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, x का वह मान जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आप देखिए, आप ये प्रश्न लिखा हुआ है x ऋण 1/2x धन 3 बराबर कितना है, 3/8। ठीक, तो आप क्या करें, त्रियक गुणा करें। जब आप त्रियक गुणा करेंगे ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आप 8 का x में गुणा करेंगे। तो 8 का x में गुणा करेंगे तो आप देखिए इधर 8x मिल गया आपको, और 8 का 1 में गुणा किया तो 8 मिल गया। आप देखिए ये लिखा हुआ है। फिर आपने 3 का 2 में किया तो 6x आ गए, और 3 का 3 में किया तो 9 आ गए। अब आप पक्षांतर करिए, x वाले एक साइड कर दीजिए, तो ये 6x धन में था, इस साइड आके ऋण में हो जाएगा, और 9 अपना धन में था, 8 उधर जाके धन में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऋण में था, तो 17 हो गए। तो कितना आ गया, 2x बराबर 17। अब आपको पता होगा कि ये 2 और x कायम है, एक चर और एक अचर राशि हमेशा जो है वो गुणा में होती है, तो 2 भाग में चला जाएगा, तो आपका उत्तर आ गया 17/2। हमारा अगला प्रश्न 92 का, यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 पाई h की घात 3। चलिए हमारा अगला प्रश्न, 100 मिली पानी 1 लीटर दूध में मिलाया गया। अच्छा, 1 लीटर की बात हो रही है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। आप याद रखें, 1 लीटर की बात हो रही तो 1000 ml की बात हो रही। तो पानी की बात हो रही, यदि 100 पानी है, कितने में, 1000 में, तो प्रतिशत कैसा निकलेगा, 100/1000 गुणित 100। आप 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट, तो हमारा कितना उत्तर आएगा, 10% हमारे पास पानी। अच्छा, यही प्रश्न में यदि दूध की बात कर देते, ऊपर आप 900 रख लेते, नीचे लेकिन 1000 फिक्स होते, गुणित 100 हो जाते, 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0, ये कट गया। तो दूध की यदि बात करते तो हम दूध कितना आ जाता, 90%। पानी कितना आ गया आपका, 10%। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, एक अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, फिर 12% का लाभ कमा 280 अंकित करती है। तो इसकी मैं आपको एक शानदार शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा, 280 रुपये। ठीक, अब आपको 20% छूट दी, तो आप 100 में से घटा दें, 80 रख लें। 12% का लाभ, तो अपन 100 में 12 जोड़ दें, 112 हो गया। अब आप इसको काट दें, काश काटना, चलो हम 4 से काट दे रहे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे कितने, 3, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 28, ये आ गया 280। तो 10 बार में ये कट जाएगा, 28 एकम 28 0। तो 20 का 10 में जब अपन गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 200। ठीक, ऐसी मज़ेदार ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, आप इतनी बड़ी मेथड से दिया है, सबसे पहले इनने 280 दी, फिर उसका 80% निकाला, फिर जो भी आया उस पर 12% का लाभ दिया। इस प्रकार आप करेंगे, आपका पेपर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न 95 प्रश्न, 0.0016 की घात 3/4। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न पे जूम कर देता हूँ। ठीक, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, 0.0016, ठीक, की घात 3/4। तो इसमें ये कहना चाह रहा है 16 कितनी बार टूटेगा, 4 बार। 4 बार कैसे टूटेगा और क्यों टूटेगा, इसलिए टूटेगा क्योंकि ये 16 जो है ये बता रहा है कि हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे टूटेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जिससे ये नीचे के 4 और ऊपर का 4 कट जाएगा। चलिए आप देखिए इधर, सबसे पहले हमने दशमलव उतार लिए, तो मैंने अभी बताया था 4 जीरो, 4 दशमलव के बाद है तो 4 जीरो आ गया। ठीक, अब 16 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, और जिधर 10,000 को लिख सकते हैं 10 की घात 4। अब ये 4 और ये 4 कट जाएगा। ठीक, ऐसे ही अपन अलग अलग रखेंगे। देखिए आप नीचे चलते हैं, ये रखा है 2 की घात 4, ये कट गए, तो 2 की घात कितनी बची, 3। ऐसा ही 10 पे भी ऐसा ही लिखा है, 4 की घात 3/4, ये 4 कट जाएगा, 10 की घात 3, 10 की घात 3। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार खुलेगा, 8/1000। तो आपने देखा 3 जीरो हैं, दशमलव के 3 अंक आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे चलते हैं हम 96 पर। एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई कराना है या पेंट कराना है। तो आपको सबसे पहले इसकी लंबाई और ऊंचाई दी, तो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल निकाल, लंबाई गुणित ऊंचाई या लंबाई गुणित चौड़ाई। 15 गुणित 12 करेंगे तो इसका कितना आ गया 180, क्षेत्रफल आ गया दीवार। अब 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से रंगाई कर रहे, तो 180 गुणित 5 कर देंगे तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा 900 रुपये में आपको 15 गुणित 12 की दीवार, कितने की 15 गुणित 12 की दीवार आपकी पुताई हो जाएगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न, चित्र ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पी ओ क्यू एक रेखा है। तो इस चित्र पर मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, अब आपको चित्र सही से देख पा रहा होगा। ठीक, तो आप बस मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखें, यदि गोला है तो गोले में कितने का बनता है 360 डिग्री का। ठीक, यदि मैं बात करूं आधे गोले की तो आप बात करेंगे 180 की। ठीक, 180 डिग्री। तो अब चित्र को देखिए, आपको ये आधा गोला दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। तो ये 100 का है तो बचे कितने 80, तो आपको ये मैंने शॉर्ट में बता दिया 80 इसका सही उत्तर होगा। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 80 डिग्री। चलिए हमारा अगला प्रश्न 98 प्रश्न, आप सीधा सीधा ऐसे याद कर ले, शॉर्ट ट्रैक। 4 सेंटीमीटर भुजा, 1 सेंटीमीटर भुजा, तो आप कैसा कर लें 1 गुणित 1 गुणित 1, 4 गुणित 4 गुणित 4। यदि आपसे पूछा जाता बॉक्स कितने बनेंगे तो 64। ठीक, अब सीधा सीधा उत्तर है 4 है और 1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:4। ये देखिए आप, सीधा उत्तर मिल गया हमें 1:4। चलिए अब मैं आपको केवल 2 प्रश्न है और अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। ठीक, देखिए दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो हम बात करना है अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 4। इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर 104। आपको ये देख के कुछ याद आ रहा होगा, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a की घात 2 ऋण b की घात 2, a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो ये कैसा होता है, एक बार a धन b होता है और एक बार a ऋण b होता है। इस फॉर्मूले से आपने मान निकाल लिया। ठीक, अब मैं यदि x की घात 2 और y की घात 2 का बात करूं तो आप कैसे लिखेंगे, x की घात 2 ऋण y की घात 2, तो हो गया आपका x धन y और आपका हो गया x ऋण y। ठीक, तो अपन ने देखा बराबर में कितना दिया है हमें 104। x ऋण y की वैल्यू मतलब अंतर दिया है हमें कितना 4 दिया है 4, और इधर दिया है 104 और ये दिया है x धन y। ये गुणा में है 4 तो ये दूसरी साइड जाके भाग में होगा, भाग में होगा तो आप ये देखिए। ठीक, काट दें आप, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 6 24, आपका उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा 26। ठीक, ये आ गया, देखिए x धन y बराबर 26। आप इनको समझिए, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। मैं एक दो सूत्र और बता दे रहा, a धन b की घात 2, तो a धन b की घात 2 का सूत्र है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, और एक होता है a ऋण b की घात 2, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। आप याद रखें, यदि a धन b है तो धन 2ab आएगा, a ऋण b है तो ऋण 2ab आएगा। ठीक, हमारा लास्ट सवाल, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं, घन नहीं मतलब घात 3 में नहीं। तो आप देखिए 13 31 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 का घन होगा। 729 9 गुणित 9 गुणित 9, 729 होता है, 9 का घन होता है 64। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 का घन होता है। लेकिन 243 2 की घात 3 की घात 5 है, 3 की घात 5 है 243। इस प्रकार 243 एक पूर्ण घन नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।